diffusion because two stanza three. Simple diffuser is not saturable. Unsaturated diffusion rate are limited uh, by number of functional membrane protein and three. सैचुरेबल होता है सिंपल डिफ्यूजन, नॉट सैचुरेबल होता है। Not saturable होता है ना simple diffusion crossing a membrane by simple और diffusion सेकंड can वाले be में पहला distinguished. स्टेटमेंट ओनली दे दिया, इसलिए गलत है क्या? हाँ तो ये तो मटेरियल डायरेक्शन कंसंट्रेशन के बेस पे ही मूव करता है ना। हाँ तुम्हारा जो डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन तो कैन ओनली मूव मटेरियल इन अ डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सही बात बोला। पर जो तुम्हारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोल दिया और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दिया तो वो तो गलत हो गया। तुम्हारा अगेंस्ट बोला है। अगेंस्ट बोल इसमें दिया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या था कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे जो कि नॉन पोलर पोलर इन नेचर होते थे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी ना, लेकिन वो ग्रेडियंट तो डाउन हिल ही मूव करते थे। वो डाउन हिल मूव करेंगे। बन गया सबका दिया कर साक्षी बन गया ना। हाँ ये वाला पहला वाला क्वेश्चन ये था, एंडोसिटिक वेसिकल वाला ये था, कैल्सिन होता। फिर और ये वाला एक था तुम्हारा एबीसी ट्रांसपोर्टर आर नॉट इन्वॉल्व इन, फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेंट फॉर डिग्रेडेशन वैक्यूम। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। the plasma membrane रीडिंग करते हो। Plasma membrane have distinct inside and outside phase. Protein present on the external side of the plasma membrane differ from the present on the inside. When erythrocytes are exposed to hypertonic condition, their plasma membrane open up and close again, forming ghost. If one use membrane impermeable detergent to strip the outer surface protein from the erythrocyte and is ghost without opening up the plasma membrane, added stripping the protein from the inner side, one will find that the protein on the surface of intact erythrocytes not yet subjected to hypertonic shock and their ghost prepared after hypertonic solution are different. This may happen because बस वही बता रहा कि तुम्हारा एक इंटैक्ट प्रोटीन और एक घोस्ट वाला प्रोटीन ना कैसे होता है, उसका मतलब कैसे होता है वही बताना है। इंटैक्ट एक जो हम प्रोटीन लोग मतलब घोस्ट प्रोटीन, इंटैक्ट प्रोटीन इनसाइड आउट राइट साइड आउट वेसिकल। हाँ इनसाइड आउट वेसिकल और राइट साइड आउट वेसिकल वाला पता है ना। घोस्ट वाला याद है, हम जब भूत कैसे दिखता है, अरे हड्डी बाहर जाता है ऑस्मोलाइसिस ना। करवाते हैं ना उसका, इंटीग्रल में प्रोटीन का, फिर सेंट्रीफ्यूजन कराते हैं तो वो क्या करता है, उल्टा पैक हो जाता है वेसाइकल में। मतलब वो है ना कि लिपिड बाइलेयर का बना है, तो वो आपस में खुला तो रह नहीं सकता पानी में, तो आपस में वो क्या कर लेता है, एग्रीगेट कर लेता है।
हाँ, फिर से पैक होने लगता है। तो पैक होने के टाइम में वो इनसाइड आउट या राइट साइड आउट वेसिकल में पैक हो जाता है। कोई मतलब जैसे था और मतलब ओरिजिनल वाला वैसे पैक होता है, कोई घोस्ट जैसे पैक हो जाता है। तुम्हारा प्रोटीन तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो वही बता रहे हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें 3 ही है ऑप्शन ना? इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है। उनको 1 थर्ड लग वाला रहा है। 1 वाला तब होना चाहिए। फिर रुको, इसमें ऑप्शन कट गया ना क्या? एक सेकंड रुको। ये है, ये दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। 1 वाला होगा क्या? 1 ऑप्शन। One, the cyst membrane after opening will seal differently by forming outside in and inside out ghost. और बाकी वही लग रहा है 1 शायद। इसका ऑप्शन 1 ही होगा, क्योंकि सेकंड तो सॉलिबलाइज लिखा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन विल बी सॉलिबलाइज, एक गलत बात। फिर उसके बाद थर्ड बोला है मेम्ब्रेन इम्पर्मेबल डिटर्जेंट डज नॉट एक्सट्रैक्ट ऑल द प्रोटीन ऑन द सरफेस, ये भी गलत बात है। और ऑफ द एग्जामेटिक डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन कुछ भी बोल रही है। फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? आगे बढ़े ना। ये वाला क्वेश्चन करो। Sodium pump is a transporter. Consider the following possible function of Na plus pump. फिर उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है मेंटेनिंग अ लो इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सेल वॉल्यूम, providing a sodium gradient as an energy source for co-transporter which is exploited by the process, including the transporter that regulate intracellular pH and those that drive glucose into kidney cell, or do you maintain membrane potential? थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ना ए बी सी है। बी वाला कांस्टेंट सेल वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा ये। सोडियम पंप क्या करता था, याद करो। सोडियम पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर था वो क्या करता था? नमक बराबर सोडियम रखता जो था। था आयन नमक एकदम कम। क्या करता? हाँ, उसको मेंटेन करके रखता था ना, आयंस वगैरह। देखो, ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहले बताओ, कौन मेंटेन करके रखता है? सोडियम वगैरह तो मेंटेन ही करेगा, सोडियम कंसंट्रेशन। मतलब जब मेम्ब्रेन बाहर अंदर का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पोटेशियम ना। हाँ, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो रहा है, मेंटेन कौन करता है? पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम मेंटेन करता, तो उस हिसाब से डी ऑप्शन तो पहले ही हट गया। तो 1 और 3 पहले मेरा बी ए सी। और सी होगा। ये फोर्थ ऑप्शन होगा, बी सी तीनों। अच्छा, ए बी सी। हाँ, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल रहेगा वो पोटेशियम मेंटेन करके रखता है, याद रखना। और बाकी तुम्हारा जो सोडियम का पंप का फंक्शन जो है वो हाँ, मेंटेनिंग लो ए वाला इंट्रासेलुलर सही है। सोडियम कंसंट्रेशन, कांस्टेंट क्या? हाँ सही है। हाँ,
constant cell volume or provide sodium gradient as an energy source for co-transporter, which is exploited by many processes, including the transporter that regulate intracellular pH, those that drive glucose into kidney cells. ये वाला बताओ. क्या पूछा है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ब्लड दिख रहा है, क्या लिखा है? यहाँ पे ना दिख रहा है ये कौन सा ग्राफ रुको, ये है ग्राफ है एमिनो एसिड से और शुगर है ना, दोनों का ऐसे ग्रीन और रेड बना हुआ. रेड वाला है एमिनो एसिड और ग्रीन वाला शुगर है. नीचे में तुम्हारा एक्स एक्सिस में Na कंसंट्रेशन दिया हुआ और यहाँ पे तुम्हारा वही रिलेटिव पोटेंशियल जो है रेट यहाँ पे दिया हुआ है वाई में. और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है ना, इन्वेस्टिगेटर वैरिड द एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन और मेजर किया है ट्रांसपोर्ट रेट को एमिनो एसिड ग्लाइसिन का into erythrocyst और sugar 7-deoxy D glucoheptose into the intestinal lining cells में. वो ये दोनों को वो ट्रांसपोर्ट रेट को वो ये किया है, मेजर किया है. Studied of this type provide the first evidence that transport of amino acid and sugar into cell is stimulated by sodium ion present in the extracellular medium as shown in the graph. मतलब इसका स्टडी बताना कि क्या होगा उसका ग्राफ के बेसिस पे कि अपटेक ऑफ ग्लाइसिन जो आरबीसी और शुगर से हो रहा है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, तो वो क्या कंक्लूड कर रहा है ये ग्राफ के थ्रू. बस इतना कुछ ऊपर में उतना नहीं पढ़ना है, बस वो उसे दिया हुआ है, बस ग्राफ देखो और समझो. इसमें एनर्जी लग रही होगी अगर शुगर वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इससे लग रहा है. यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो शुगर है और एमिनो एसिड दोनों साथ साथ चल रहा है, देख रहे हो. वो ट्रांसपोर्टर होगा फिर. दोनों वही तो को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना, दोनों साथ साथ चल रहा है. हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है ना. हाँ. ये देखो ना, ग्राफ देखो ना, है ना. को ट्रांसपोर्टर होगा तो सिंपल डिफ्यूजन का तो हम लोग वो स्ट्रेट लाइन बनाए थे, है ना. बीच से जो हम लोग सिंपल डिफ्यूजन किए थे और फिर उसका तो उसको ये जो था तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तुम्हारा ये से जाता था ना, एक सर्टेन पॉइंट के बाद सैचुरेशन लेवल आ जाता था, है ना. फिर इसका वो हम लोग जो ग्राफ में देखे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बनाओ. इसका पहले ऊपर का क्वेश्चन पर नीचे का फिर टेबल है. हे भगवान, इतना बड़ा क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर मतलब उसका कंक्लूजन बहुत छोटा निकलेगा. To determine the intracellular pathway of 3 protein X, Y and Z, 4 identical culture of cell were labeled with 3H H amino हाँ acid 3H अमीनो एसिड. for 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए 3H अमीनो एसिड उसको मतलब लेबल कर दिया है ना अमीनो एसिड को. 3 प्रोटीन है XYZ और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है. तीनों अमीनो एसिड को लेबल कर दिया गया है तीनों प्रोटीन के. 5 मिनट के लिए उसको कहाँ रखा गया है? कल्चर में. 1 कल्चर वाज हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ 5 मिनट. लेबल्ड प्रोटीन, एक कल्चर को मतलब निकाला गया, उसमें हार्वेस्ट किया गया 5 मिनट में. द अदर 3 कल्चर वेयर, क्या लिखा है? रिंस्ड एंड देन हाँ, रिंस्ड उसको रिंस किया गया. हाँ, इनटू उसको मीडिया रिंस करके 20 एक्सेस 24 excess of unlabeled amino acid for 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के लिए रखा गया उन लोग को.
वही जो 10, मतलब 20, एक 30। एक को 5 मिनट में निकाल लिया गया, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए रखा गया, 20 मिनट के लिए रखा गया और 30 मिनट के लिए अदर 3। बिफोर हार्वेस्टिंग हुआ है ये। फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या किया है, सेल को ना वेर पुट ऑन आइस और एंड ब्रोकन ओपन कर दिया गया, ब्रोक ओपन कर दिया, एंड द सेलर फ्रैक्शन वेर ऑब्टेन बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कराए हैं, और जो सेलर फ्रैक्शन जो हुआ ना हार्वेस्टेड, उसमें क्या क्या हम लोग को मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया मिला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला है, गोल्जी एपरेटस मिला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला है, राइबोसोम मिला है फ्री वाला, और सॉल्युबल सेलर सुपरनेटेंट मिला साइटोसोल में। और इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को हम लोग डिटरमाइन करना है। द डाटा एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, कहाँ गया, डाटा एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ total newly synthesized protein of a particular type in each fraction was recorded in the table below। ये टेबल दिया गया, ये टेबल XYZ, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। इसमें पूछा क्या था, हम देखे नहीं। इसमें वही पूछा ना कि तुम्हारा जो हम लोग को जो निकला है ना, ये जो हम लोग वो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जो फ्रैक्शन हम लोग को निकला ना, जो ER निकला, फिर गोल्जी एपरेटस निकला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्री राइबोसोम और सॉल्युबल सेलुलर सुपरनेटेंट साइटोसोल का निकला ना, तो उसका परसेंटेज हुआ है ना, तो वही बोल रहा है कि किस टाइप का वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, वही बताना। अच्छा, दिखाओ टेबल। ये टेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया है ऊपर वाला। देखो 5 मिनट में क्या क्या बन रहा है, 5 मिनट में देखो ER एक्स है, वाला जो है, राइबोसोम है ना? हाँ एक्स में राइबोसोम बन रहा है। फिर उसके बाद तुम्हारा फिर 10 मिनट में एक्स का देखो, 10 मिनट में एक्स का क्या बन रहा है, राइबोसोम, फिर साइटोसोल हो रहा है ना। फिर उसके बाद 20 मिनट में फिर देखो साइटोसोल हो रहा है ना। हाँ। फिर 30 मिनट में देखो फिर साइटोसोल हो रहा है, ये एक्स का बात कर रहे थे। फिर वाई में देखो, वाई में ER बना, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, ER और गोल्जी एपरेटस बन रहा है। फिर उसके बाद 20 मिनट में क्या बन रहा है, ER, गोल्जी एपरेटस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हो रहा है। फिर उसके बाद 30 मिनट में देखो तुम्हारा गोल्जी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, ये वाई का था। फिर जेड में देखो राइबोसोम हो रहा है। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा साइटोसोल हुआ 10 मिनट में, 20 मिनट में फिर साइटोसोल हो रहा है। फिर उसके बाद 30 मिनट में तुम्हारा क्या बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है। ये साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। 20 मिनट में देखो जो जेड वाला है ना, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल दोनों है, ऊपर में भी देखो 50 ऊपर में भी है। फिर उसके बाद तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया जेड वाला में लास्ट में भी बन रहा है 30 मिनट में। तो वही अभी बताना है कि इसका क्या बनेगा। कैसे कैसे पता लगाएंगे इसको? जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगा वही होगा ना। ऑप्शन दिखाओ तब समझ जाएंगे। को यार इसका तो ऑप्शन ही हम कहाँ चला गए। आज मेरा PDF पूरा गड़बड़ बन गया। एक सेकंड, इसका ऑप्शन मेरा, हाँ ये है। साइटोसोलिक प्रोटीन क्या होना चाहिए,
हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन क्या था, साइटोसोलिक प्रोटीन होता है कि सिक्रेटरी प्रोटीन होता है? सिक्रेटरी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, वो तुम्हारा वो सॉल्युबल प्रोटीन था कि कौन सा प्रोटीन था माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बनता था? साइटोसोलिक प्रोटीन था ना माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम, ये सब तुम्हारा साइटोसोलिक प्रोटीन था ना, फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज होता था ना। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारा जेड वाला क्या हो रहा है? जेड वाला में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया भी बन रहा है। जेड वाला में 50 और इधर 20 मिनट में भी 50 हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल हो रहा है। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 30 मिनट में भी क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। तो ये जेड वाला तुम्हारा क्या होना चाहिए? साइटोसोलिक वाला होना चाहिए। 10 मिनट में भी साइटोसोल है। फिर इसके बाद 5 मिनट में राइबोसोम है। देखो 5 मिनट में जेड को देखो, केवल जेड का देखना है। 5 मिनट में जेड देखो राइबोसोम में है पहले। फिर उसके बाद क्या है? 10 मिनट में क्या है? साइटोसोल में है। फिर उसके बाद तुम्हारा 20 मिनट में कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में है। फिर उसके बाद 30 मिनट में क्या है? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑब्वियसली वाला बात है, जेड वाला तुम्हारा क्या है? साइटोसोलिक प्रोटीन है। फिर उसके बाद तुम्हारा एक्स का केवल देखो, एक्स का तुम्हारा सबसे पहले राइबोसोम है 5 मिनट्स में। फिर उसके बाद एक्स का तुम्हारा राइबोसोम और साइटोसोल दोनों है। फिर एक्स का तुम्हारा क्या है? साइटोसोल है। फिर एक्स का क्या है? तुम्हारा साइटोसोल है। मतलब एक्स तुम्हारा क्या होगा? साइटोसोलिक प्रोटीन होगा। सही है? समझ में आया? तब तो बोले ना थर्ड बस वाला सबको। ऑप्शन होना चाहिए। हाँ तब थर्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, तब थर्ड वाला ऑप्शन होगा। मतलब बोले ना, जैसे दिया हुआ है ना, बस उसी को बस देखना है और कुछ नहीं देखना है। और वाई वाला जो है, वाई वाला तुम्हारा एक ईआर में है, 5 मिनट में रफ ईआर। फिर उसके बाद तुम्हारा रफ ईआर, फिर गोल्जी ऑपरेटस हो गया। मतलब हम लोग का सिक्रेटरी प्रोटीन था। सिक्रेटरी प्रोटीन कैसे होता था? उसका ट्रांसपोर्ट कैसे चलता था? प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे चलता था? पहले साइटोसोल वाला राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता था वो पहले ईआर में आता था। ईआर से फिर गोल्जी ऑपरेटस में आता था, है ना। फिर उसके बाद वो जहां जहां जाना होगा वो मूव करता था ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना होगा तो वहां पे जाएगा, लाइसोसोम में जाना होगा तो वहां जाएगा, या तुम्हारा कहीं भी जाना होगा तो वैक्यूल में या कहीं भी तो वो मूव करेगा ना। तो वही है तुम्हारा वाई वाला सिक्रेटरी प्रोटीन है। सबसे पहले देखो रफ ईआर में गया, फिर उसके बाद रफ ईआर और गोल्जी एपेटस हुआ। फिर उसके बाद 20 मिनट में देखो रफ ईआर, गोल्जी एपेटस, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उसके 30 मिनट में तुम्हारा गोल्जी एपेटस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। हम्म हो गया ना? सबको समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। समझ में आया क्वेश्चन? ये कुछ उसकी बात कर रहा है क्या, सिग्नल पेप्टाइड की?
यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि इन विट्रो ट्रांसलेशन चल रहा है और इंपोर्ट कराना है प्रोटीन को इनटू आइसोलेटेड वेसिकल में मेड फ्रॉम ईआर, जो कि माइक्रोजोम है। माइक्रोजोम मतलब तो पता ही है ना, जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो टूटा वाला जो ईआर रहता है ना, उसी को हम लोग माइक्रोजोम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वही डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है, separated the cytoplasm of the cell type from which the ER originally came into several different fraction में है। One of these fractions stimulate the import of protein into microsome if the microsome are added after translation is completed। मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद अगर माइक्रोसोम ऐड किया है तो ये को ट्रांसलेशन होगा कि पोस्ट ट्रांसलेशन होगा? तो पोस्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? पोस्ट ट्रांसलेशन। क्योंकि को ट्रांसलेशन होता तो तुम्हारा वो साथ साथ चलता है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रोसोम है, उसको हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए आफ्टर ट्रांसलेशन कंप्लीटेड, है ना। ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको माइक्रोसोम को ऐड करें। इट हैज नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन इंपोर्ट व्हेन ट्रांसलेशन टेक प्लेस। और उसमें कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा प्रोटीन इंपोर्ट में जब ट्रांसलेशन take place हुआ है। और in the presence of microsome, which of the following are most likely to be present in this fraction? क्या होगा? सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइडेज तो क्या काम क्या करता था सिग्नल पेप्टाइडेज का? वो तो ये कराता था ना, इम्पोर्ट वगैरह कराता था। ये सिग्नल पेप्टाइडेज क्या रहता था तुम्हारा, ये के साथ तुम्हारा वो जो ये रहता था ट्रांसलोकोन रहता था, उसके बगल में ना वो सिग्नल पेप्टाइडेज रहता था। वो क्या करता था, वो क्लीव करता था ना सिग्नल, जो ये था सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करता था। प्रोटीन जब इंसर्ट होता था ईआर का ल्यूमेन में, तो फिर उसके बाद वो उसको क्लीव करता था ना सिग्नल पेप्टाइडेज। अच्छा वो हाँ, सिग्नल यहाँ पे सीक्वेंस को, पेप्टाइडेज लिखा है। पेप्टाइडेज है मतलब एंजाइम। हाँ, वो क्लीव करता था ना। क्या होगा? क्या होगा आंसर इसका? एसआर रिसेप्टर का काम क्या था? वो क्या था, सिग्नल रिकॉग्निशन वाला जो ये करता था ना। मतलब वो तुम्हारा ट्रांसलोकॉन जो रहता था, वो तुम्हारा ईआर का जो ये मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट रहता था, उसके बगल में तुम्हारा क्या रहता था, एसआर रिसेप्टर रहता था, जो कि तुम्हारा एसआर पी को वो रिकॉग्नाइज करता था, है ना। तो यहाँ पे तो वो होगा नहीं, 2 ऑप्शन भी हट गया, 3 ऑप्शन भी हट गया। और बचा तुम्हारा न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर। ये तुम्हारा ये क्या, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर तो तुम्हारा वो न्यूक्लियस के लिए हो गया ना तुम्हारा। तो बचा तुम्हारा और क्या ऑप्शन, 4 ऑप्शन, चैप्टर्न प्रोटीन, जो कि तुम्हारा क्या करता था, वो मिसफोल्डेड ना हो जाए प्रोटीन, तो उसको मेंटेन करके रखता था अनफोल्डेड स्टेट में। वही 4th ऑप्शन हो जाएगा। और फिर उसके बाद तभी तो मतलब जब आप एडेड अगर माइक्रोसोम को ऐड भी किए हैं ना, तो वो तुम्हारा क्या है, ऐड करने के बाद आफ्टर ट्रांसलेशन कंप्लीटेड नो इफेक्ट हो रहा है प्रोटीन का इंपोर्ट में। मतलब प्रोटीन जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है व्हेन ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसोम। मतलब चैप्टर्न प्रोटीन लगा हुआ है, तो उसको ये करके रखना, मेंटेन करके रखना प्रोटीन को। हो गया, बना सबका? हाँ, हो गया ना, दिया आपका भी साक्षी? हाँ मेरा हो गया। हम्म,
और एक था ये वाला बनेगा, ग्राफ है। एक सेकंड ब्लर दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा ये करें, रोटेट ही कर देते हैं। अब दिख रहा है सही? जूम करके लिया गया ना, तो दोस्तों उसमें ब्लर है। लो डेंसिटी लिपिड के बारे में पूछा है ना, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। Patients suffering from familial hypercholesterolemia are mostly homozygous for defective gene. Defective gene के लिए वो homozygous and have profoundly elevated level of serum cholesterol. The reason may be that the gene for highly specific receptor for LDL is either defective or missing in this patient. मतलब या तो वो defective है या तो missing है ये specific receptor LDL वाला. और in an experiment, cell were taken from both normal individual and homozygote FH subject incubated in buffer with 125 I labeled LDL in presence or absence of excess unlabeled LDL for various time period, and then 125 labeled LDL bound to cell was measured. Which of the following is best fit with the graph of the above experiment? ग्राफ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ तुम्हारा क्या हो रहा है? क्वेश्चन तो समझ में आएगा ना, ग्राफ में जूम करें क्या? क्वेश्चन समझ आया है। एक को जो है लेबल्ड नहीं है और एक लेबल्ड है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल से लिया गया है और एक जो है वो जिसमें कोलेस्ट्रोमिया है उससे लिया गया है ना। तो क्या होगा? ग्राफ में क्या लिखा है उसको थोड़ा रीड करो। किसमें? ग्राफ थोड़ा रीड करो जो लिखा है वर्टिकल, नीचे तो टाइम लिखा है हाँ, हॉरिजॉन्टली और और ऊपर में तुम्हारा LDL वाला लिखा है। एकदम बहुत ब्लर है। LDL लिखा हुआ है उसमें। सिर्फ LDL है, दो दो हाँ, है ना, दो मतलब ग्राफ LDL बॉन्ड। दो लाइन है, पहला LDL हो गया लेवल पर एक पहला तुम्हारा नॉर्मल वाला दिख रहा है और एक तुम्हारा फैमिलियर हाइपरक्लोस्टेमिया वाला FH वाला दिख रहा है, जो मतलब हर ऑप्शन में दो दो ग्राफ दिख रहा है ना। तो एक नॉर्मल ग्राफ दिख रहा है और एक FHS वाला ग्राफ दिख रहा है जिसमें वो नॉर्मल डिफेक्टिव वाला वाला जो है। है वो एक ग्रे कलर का है शायद, एक रेड कलर का है ना। हाँ ऐसा कुछ, मतलब एक डार्क है, जो डार्क वाला है वो नॉर्मल है हाँ कहीं। हाँ, मतलब ये वाला, मतलब दो जो बना हुआ है ना, यहाँ पे दो लाइन तुम्हारा बना हुआ है, या एक ये नॉर्मल वाला है और ये तुम्हारा FHS वाला है। और उसमें तुम्हारा फिर वही तुम्हारा देखो कैसे होगा। अगर नॉर्मल वाला जो है वो डार्क कलर वाला है तो फिर उस हिसाब से अच्छा दो ग्राफ है। दो अलग अलग ग्राफ है, नॉर्मल का तो अलग है
नॉर्मल का पूरा अलग है और वो हाइपर कॉस्टिमिया वाला एकदम